Greetings to everyone. Welcome. This is your verbal section of Career Launcher, and my name is Diksha Agarwal. I'll be taking your verbal section. Okay. So, ta- talking about the first topic that we are going to do is subject verb agreement. See, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम बट ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो मेक एंड ब्रेक सिचुएशन होती है आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन में। अच्छा, तो थोड़ा सा इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करते हैं। जब भी मैं इस टॉपिक को समझाती हूँ तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखते हैं कि इसकी जो नाम है, हमें नाम को समझना पड़ेगा इसके बेसिक्स को समझने के लिए। अब देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में एक सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। एक सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट, सेकंड पार्ट होता है वर्ब और थर्ड पार्ट होता है ऑब्जेक्ट। अब देखो, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो चीज होती है जो कोई काम करता है। जो कोई काम करता है वो होता है सब्जेक्ट। क्या काम किया जा रहा है, क्या काम किया जा रहा है, वो होता है वर्ब। कोई भी वर्ड, एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड जो आपको बताए कि क्या काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट, जिस पर काम किया जाए उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो कोई भी सेंटेंस में 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वो इंसान, वो चीज जो काम करता है। वर्ब वो चीज होती है, वो वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि क्या काम हो रहा है। और ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जिस पर काम किया जाता है। तो ये टॉपिक में ना आप चाहे ऑब्जेक्ट को इग्नोर कर सकते हो, ये 2 चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट और वर्ब। अब यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा हुआ है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? अग्रीमेंट का मतलब होता है कोई कॉन्ट्रैक्ट। अब ना इसमें हमेशा याद रखना कॉन्ट्रैक्ट हमेशा बराबरी में करेंगे। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम बराबरी में करेंगे, इक्वल लोगों के साथ करेंगे। सपोज करो तुमने 10 लाख रुपीस की बिल्डिंग खरीदनी है, ठीक है? तो तुम उसी पार्टी के पास जाओगे ना जो 10 लाख की बिल्डिंग बेच रहा होगा, 15 लाख वाली में थोड़ा नहीं जाओगे। तो जब भी हमें अग्रीमेंट करनी होती है तो हम इक्वालिटी वाले लोगों के साथ अग्रीमेंट करते हैं। सिंपल सी बात है। तो सेम रूल अप्लाई करते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट और वर्ब के साथ। अब सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, वर्ब वो होता है जो काम किया जाता है। अगर हमारा सब्जेक्ट एक है तो हमारा वर्ब भी एक ही होगा। अब मैं समझाती हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देके। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं बोलती हूँ राम गोज टू स्कूल। अब देखो इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? काम हमारा राम कर रहा है। और मैंने आपको क्या बोला है कि जो इंसान, जो चीज काम करती है वो हमारी होती है सब्जेक्ट, ठीक है? अब देखो यहाँ पे गोज से पता लग रहा है कि वो स्कूल जाता है। ये क्या है? एक्शन वर्ड। और मैंने आपको क्या बोला? एक्शन वर्ड के साथ एक्शन वर्ड होता है वर्ब। अब इन दोनों की अग्रीमेंट होनी चाहिए। और अग्रीमेंट क्या होनी चाहिए? राम हमारा एक ही लड़का है तो उसका वर्ब भी एक ही लगेगा। अगर ऐसा होता राम एंड श्याम गो टू स्कूल। अब देखो हमारे सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है राम प्लस श्याम। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल होता है एक से ज्यादा। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, एक से ज्यादा। तो राम एंड श्याम गो टू स्कूल आ जाएगा, जो इनका वर्ब भी हो जाएगा वो हो जाएगा प्लूरल। तो हमारी पूरा का पूरा जो ये सेक्शन है
वो यही बात करता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब इक्विवेलेंट टू वन है, तो हमारा वर्ब भी इक्विवेलेंट टू वन होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। अब कोई पूछे कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि वर्ब कैसे प्लूरल होता है और वर्ब कैसे सिंगुलर होता है? अब देखो, सब्जेक्ट सपोज करो हमारा है बॉय, बॉय गोज टू स्कूल, बॉय गोज टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पे कितने बॉयज हैं? एक बॉय है, और इसका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर है। अब एक चीज का ध्यान रखना, अब मैंने बॉय को बना दिया प्लूरल कर दिया बॉयज, मैंने कहा बॉयज गो टू स्कूल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी गो और ये बन गया प्लूरल। किसी भी सब्जेक्ट को मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉमन नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उनके साथ लग जाता है एस, लेकिन वर्ब के केस में बिल्कुल उल्टा चलता है। अगर आपका वर्ब सिंगुलर है तो उसके साथ लगता है एस या ई एस, और अगर आपका वर्ब प्लूरल है तो उसके साथ एस या ई एस हट जाता है, ठीक है। इस चीज़ का मैं आपको एक टेबल भी बनवा के दूंगी अभी। जब भी हमारा वर्ब सिंगुलर होता है, एक होता है, तो उसके साथ एस या ई एस लग जाता है, और जब भी हमारा वर्ब प्लूरल होता है उसके साथ एस या ई एस हट जाता है, रिमूव हो जाता है। अब मैं दोबारा से समझाती हूँ, आप नॉर्मल देखो, नॉर्मल सेंटेंसेस देखो, राम हैज अ पेन। अब यहाँ पे राम हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसका हेल्पिंग वर्ब है, ये पूरा वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है हैज। अब मुझे एक बात बताओ, हैज में एस आ रहा है? यस, हैज में एस आ रहा है। तो जब भी किसी वर्ब में एस या ई एस लगा होता है तो वो हमेशा हमेशा सिंगुलर होता है। अब देखो फिर से देखते हैं, राजू ईट्स एप्पल, राजू ईट्स एप्पल। राजू यहाँ पे क्या है? एक इकलौता इंसान, राजू एक इकलौता इंसान है, सिंगुलर है, तो उसके जो वर्ब है, एक्शन वर्ड है, उसके साथ क्या लग गया? एस या ई एस। तो देखो यहाँ पे ईट्स, अगर यहाँ पे राजू एंड राम होते तो बन जाता ईट, एस या ई एस हट जाता। अब इसको कोई बोले कि मैम हमें याद कैसे करें, हम कैसे याद होगा कि जो सिंगुलर होता है उसके वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, सिंगुलर के वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। देखो सिंगुलर के एस से याद करो, इसके वर्ब के साथ एस या ई एस लग जाएगा। कोई भी सिंगुलर के एस से याद रख लो कि इसके साथ, इसके वर्ब के साथ एस या ई एस लग जाएगा। अब देखो मैं आपको टेबल बना के दिखाती हूँ, सिंगुलर वर्ब्स का, प्लूरल का। अगर मैं बोलती हूँ इज, हेल्पिंग वर्ब इज लिखती हूँ, तो इसका प्लूरल क्या होता है? आर। अब तुम यहाँ पे जरूर ध्यान देना, इसके अंदर एस आ रहा है, ई एस आ रहा है। हैज का प्लूरल होता है हैव, तो यहाँ पे भी एस या ई एस आ रहा है। डू का डज, और यहाँ पे इसका प्लूरल होता है डू, यहाँ पे भी ई एस आ रहा है। गोज, और यहाँ पे है गो, तो यहाँ पे भी ई एस आ रहा है। तो सिंगुलर जो वर्ब्स होते हैं, सिंगुलर वर्ब्स होते हैं, उनमें एस या ई एस आता है, ठीक है। इतना समझ आ गया तो आगे चलते हैं। सिंगुलर को पहचानने के लिए, सिंगुलर वर्ब को पहचानने के लिए क्या निशानी है? एस या ई एस। और प्लूरल में क्या निशानी है? कि उसमें एस या ई एस नहीं होता। अब ये तो एक बड़ी बेसिक से चीज थी जो हमने समझी है। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा सिंगुलर वर्ब एस या ई एस वाला, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा प्लूरल वर्ब। ये तो हमारा एक बेसिक रूल हो गया। अब ना हम इसके ऊपर बिल्डअप करेंगे। देखो ये हमने अभी करे थे बेसिक्स, अब हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रूल्स करेंगे
कॉम्प्लिकेटेड रूल्स करना शुरू करेंगे। इसी के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर हम क्या करेंगे, बिल्डअप। चलो रूल नंबर 1 से डिस्कशन शुरू करते हैं। चलो लेट्स बिगिन विद द रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 से बात करते हैं। देखिए आपको रूल कहता है व्हेन आप मेरे साथ साथ लिखते जाएं, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस is composed of two or more nouns or pronouns, साथ साथ लिखते जाएं, when the subject of a sentence is composed of two or more nouns or pronouns connected by and plural verb is used except when the idea is same, when the idea is same। अब इसको बड़े आराम से समझने की कोशिश करना। when the subject of a sentence is composed of two or more nouns or pronouns connected by and से जुड़े होते हैं, हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होता है। एक्सेप्शन क्या है, when the idea is same। अब देखो इसको कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बताती हूँ। बॉब एंड जॉन डैश ईटिंग आइसक्रीम। बॉब एंड जॉन डैश ईटिंग आइसक्रीम। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो बॉब एक इंसान है, एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है। जॉन दूसरा इंसान है, एक प्रॉपर नाउन है। और ये किस चीज से जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। किस चीज से जुड़े हैं, एंड से। तो आपका रूल कहता है जब आपका कोई नाउन दूसरे नाउन से एंड से जुड़ा है तो हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। बॉब और जॉन मिल के प्लूरल सब्जेक्ट बना रहे हैं, वो दोनों मिल के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बॉब एंड जॉन आर ईटिंग आइसक्रीम। बॉब एंड जॉन आर ईटिंग आइसक्रीम। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। My mother and my wife dash watching television। अब देखो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, माय मदर की, माय वाइफ की। माय मदर इज सब्जेक्ट 1, माय वाइफ इज सब्जेक्ट 2 और किस चीज से जुड़े हैं, एंड से। तो रूल ये कहता है जब एक नाउन दूसरे नाउन से एंड से जुड़ा है तो क्या लगता है, प्लूरल वर्ब आर वाला। अब आर प्लूरल वर्ब क्यों है, क्योंकि इसमें एस या ई एस नहीं है। इतनी बात अगर सबको हो गई तो आगे चलते हैं। देखो अब मैंने ना आपको रूल के अंदर लिखवाया था एक्सेप्ट व्हेन द आइडिया इज सेम। एक्सेप्ट व्हेन द आइडिया इज सेम। ओके, एक्सेप्ट व्हेन द आइडिया इज सेम। आइडिया इज सेम का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय आइडिया इज सेम। देखो मैंने बोला मैं ना एयरपोर्ट जाती हूँ अपनी मम्मा को पिक करने, तो मैं उनको अब अपनी मदर को देख के बोलती हूँ माय मदर एंड माय लाइफ डैश अराइव्ड। माय मदर एंड माय लाइफ डैश अराइव्ड। अब देखो
यहाँ पे मेरी मदर और मेरी जिंदगी एक ही इंसान है। मैं एयरपोर्ट पे अपनी मदर को ही देख के बोल रही हूँ कि मेरी माँ और मेरी जिंदगी, मैं एक ही इंसान को रेफर कर रही हूँ, एक ही इंसान को रेफर कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट भी एक ही है, माई मदर एंड माई लाइफ। तो यहाँ पे आएगा माई मदर एंड माई लाइफ हैज अराइव्ड। ठीक है, हैज का मतलब ये हो गया कि मेरी माँ और मेरी जिंदगी, मैं एक ही इंसान को बोल रही हूँ, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट भी एक ही होगा। अब देखो, हमने बचपन में एक स्टोरी पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी? हमने कौन सी स्टोरी पढ़ी थी? टर्टल एंड रैबिट वाली स्टोरी थी। अब वो स्टोरी क्या कहती है? वो कहती है स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस। स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस। स्लो एंड स्टेडी, यहाँ पे हम एक ही बंदे को रेफर कर रहे हैं, दैट इज टर्टल। उस स्टोरी में हम एक ही चीज को, एक ही बंदे को रेफर कर रहे हैं कि जो टर्टल चाहे धीरे धीरे चल रहा था लेकिन कॉन्टिन्यूसली चल रहा था, ही विन्स द रेस, नॉट विन। यहाँ पे विन नहीं आएगा, विन्स आएगा, सिंगुलर आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आइडिया सेम है। मैं एक ही इंसान के लिए बात कर रही हूँ, वो इकलौता इंसान जो धीरे धीरे चलता हो लेकिन कॉन्टिन्यूसली चलता हो, वो हमेशा रेस को जीतता है। तो मैं यहाँ पे दो अलग अलग चीजों को ना रेफर करके एक सिंगल चीज को रेफर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आएगा स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस। आगे चले, अगर इतना समझ आ गया तो शुड वी मूव फॉरवर्ड? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब एक और रूल को देखिए, एक और रूल को देखिए, एक फॉर्मूला को समझिए। सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 जुड़े हैं एंड से, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 जुड़े हैं एंड से, और उस एंड के बाद आता है ए एंड या द। अब सबको पता है ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। तो मेरा रूल कहता है अगर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 एक दूसरे के साथ एंड से जुड़े हैं और एंड के बाद आर्टिकल आ जाता है ए एंड या द, जैसे मैं लिख रही हूँ ना इस फॉर्मूला को, इसी प्रकार लिखना। ठीक है, तो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दो इक्वल इंसान नहीं है, दो अलग अलग एंटिटीज हैं। रूल को समझो, कभी भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 जुड़े हैं एंड से, ठीक है, और एंड के बाद आ जाता है ए एंड या द। ए एंड या द क्या है? आर्टिकल्स। तो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 इक्वल लोग नहीं है। कैसे? अब इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं कहती हूँ द कोच एंड द डायरेक्टर डैश बीइंग सैक्ड। द कोच एंड द डायरेक्टर डैश बीइंग सैक्ड, मतलब उनको जॉब से निकाल दिया गया है। द कोच एंड डायरेक्टर डैश बीइंग सैक्ड। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर सोचो और लिखो अपनी कॉपी पे। आंसर सोचो और लिखो। आई गिव यू 30 सेकेंड्स। सोचो और लिखो। पहले में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा? गिव योरसेल्फ 30 सेकेंड्स, थिंक एंड आई विल टेल यू। यस, ओके। अब मैंने आपको बोला रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 जुड़े हैं एंड से,
एंड के बाद अगर कोई भी आर्टिकल आ जाता है, ए एंड या द, ए एंड या द, कोई भी आर्टिकल आ जाता है ए एंड दो, तो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब कोच एक अलग इंसान है और डायरेक्टर एक अलग इंसान है। तो एक इंसान, दो इंसान मिलके क्या बना दिया, प्लूरल, और इसके साथ वर्ब भी लग जाएगा प्लूरल, तो आ जाएगा द कोच एंड द डायरेक्टर हैव बीन सैक्ड। लेकिन अगर आप सेकेंड लाइन में देखते हो, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 से जुड़ा है एंड से, लेकिन इसके बाद कोई भी आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब कोच और डायरेक्टर एक ही इंसान है। तो जब ये दोनों एक ही इंसान है तो आ जाएगा हैज। कई बार ये होता है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके अंदर कोच भी सेम होता है, डायरेक्टर भी सेम होता है। फिर से करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर एंड द डिफेंस मिनिस्टर डैश अराइव्ड। सेकंड है, द प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर डैश अराइव्ड। इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हैज, हैव आर योर ऑप्शंस। सोच के बताओ, लिखो अपने कॉपीज में, कहीं पे भी लिखो। लाइन नंबर 1 में क्या आएगा एंड लाइन नंबर 2 में क्या आएगा? अब देखो, लाइन नंबर 1 में देखो, लाइन नंबर 1 में सब्जेक्ट 1 है द प्राइम मिनिस्टर। लाइन नंबर 1 में सेकंड है द डिफेंस मिनिस्टर। अब मैंने क्या बोला था, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ा है एंड से, और उसके बाद आर्टिकल आ गया ए एम द, तो यहाँ पे आएगा द प्राइम मिनिस्टर एंड द डिफेंस मिनिस्टर हैव अराइव्ड। ठीक है, सिमिलर। अच्छा, तो अब हम आगे चलते हैं और यस, नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। नेक्स्ट टूल हमारा कहता है व्हेन अ, लिखो साथ साथ लिखते जाओ, व्हेन अ कंपाउंड सब्जेक्ट दैट मीन्स दो सब्जेक्ट्स हैं, आर व्हेन अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज joined by neither and nor, either and or, या फिर simply or, single, the verb, okay लिखो, the verb depends on the subject closer to verb। ये रूल को लिखो और फिर हम इसको समझते हैं क्या कहता है। When a compound subject is joined by neither nor, either or, या simply or, the verb depends on subject closer to the verb। इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। पहले रूल लिख लीजिए। क्या रूल लिख लिया आप सबने? रूल लिख लिया है, चले आगे। चलिए अब मैं बताती हूँ क्या कहता है। कोई भी सब्जेक्ट, जैसे सपोज करो नाइदर द प्राइम मिनिस्टर नॉर हिज मिनिस्टर्स, neither the prime minister nor his ministers dash arrived। अब बताइए यहाँ पे हैज आएगा कि हैव आएगा? neither the prime minister nor his ministers dash arrived। देखिए रूल क्या कहता है, जब भी आपका एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से नाइदर या नॉर से जुड़ा होता है, तब
जो सब्जेक्ट वर्ब के ज्यादा पास होता है उसके अकॉर्डिंगली वर्ब लगता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बजाय मिनिस्टर्स ज्यादा पास है वर्ब के, और मिनिस्टर्स क्या है, प्लूरल, तो हमारा वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल। और मैंने आपको क्या बोला है, आपको यही बोला है प्लूरल लगाने के लिए एस या ई एस नहीं होगा, तो आ जाएगा है। नाइदर द प्राइम मिनिस्टर नॉर हिज मिनिस्टर्स हैव अराइव्ड। अब यही क्वेश्चन ऐसा होता, नाइदर द मिनिस्टर्स नॉर द प्राइम मिनिस्टर डैश अराइव्ड। इस केस में देखो, सब्जेक्ट 1 है हमारा मिनिस्टर्स, सब्जेक्ट 2 है हमारा द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन हमारे वर्ब के पास कौन सा है, वर्ब के पास है, ज्यादा पास है सब्जेक्ट 2। वर्ब के कौन है ज्यादा पास, वर्ब के ज्यादा पास है सब्जेक्ट 2, और सब्जेक्ट 2 हमारा है सिंगुलर, तो मैम ने हमें बताया है सिंगुलर के साथ लगता है एस या ई एस वाला वर्ब, तो लग जाएगा हैज, नॉट हैव। तो नाइदर नॉर, आइदर और, एंड सिंपली और के केस में भी जो सब्जेक्ट वर्ब के ज्यादा पास है वो उसके अकॉर्डिंगली वर्ब लगता है। एक और एग्जांपल दे देती हूँ, आइदर द मैनेजर or his subordinates, either the manager or his subordinates dash done this, has, have। देखो अब यहाँ पे सब्जेक्ट 1 मैनेजर है जो सिंगुलर है, सब्जेक्ट 2 क्या है, सबऑर्डिनेट्स जो प्लूरल है, सब्जेक्ट 2 क्या है, सबऑर्डिनेट जो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब आ जाएगा और आ जाएगा हैव डन दिस। तो ये सिंपल सा रूल था। आगे नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं। इतना समझ आ गया? अगर इतना समझ आ गया तो आगे चले। यस, आगे चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट रूल की हेडिंग लिखो, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। देखो हमारी लाइफ में प्रोनाउंस का क्या रोल होता है, नाउन्स की जगह पे आने वाले वर्ड्स होते हैं प्रोनाउंस। अब इनडेफिनेट का क्या मतलब होता है, समथिंग दैट इज नॉट स्पेसिफिक। इनडेफिनेट का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई एक स्टूडेंट क्लासरूम की तरफ आ रहा है, तो मैं लिख देती हूँ अमित इज कमिंग टुवर्ड्स द क्लासरूम। अब देखो यहाँ पे तो मुझे पता है ना, फिक्स पता है कि अमित क्लासरूम की तरफ आ रहा है, तो मैंने अमित का नाम ले लिया। लेकिन अगर मुझे ना पता हो कि क्लासरूम की तरफ कौन आ रहा है और मुझे हल्की सी आवाज सुनाई दे कि हाँ यार कोई तो क्लासरूम की तरफ आ रहा है, तो मैं अमित नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी समवन इज कमिंग टुवर्ड्स द क्लासरूम। तो बताओ ये डेफिनेट प्रोनाउन हुआ कि इनडेफिनेट? ये हुआ इनडेफिनेट, क्योंकि मुझे नहीं पता हु स्पेसिफिक समवन एम आई टॉकिंग अबाउट। मुझे नहीं पता स्पेसिफिक समवन कौन है, कोई तो है बट डेफिनेटली नहीं पता। सो ये होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस। तो मैं आपको एक लिस्ट लिखवा देती हूँ इनडेफिनेट प्रोनाउंस की। इनडेफिनेट प्रोनाउंस की लिस्ट लिखो। सबसे पहले लिखो एवरीवन, everybody, everywhere, no, someone, somebody, somewhere। थर्ड लिखो, और लिखो each one। अब देखो पिछले रूल में मैंने तुम्हें आइदर और करवाया था। अगर सिंपल आइदर हो, जैसे आइदर ऑफ द सिस्टर्स इज एलिजिबल फॉर द जॉब, ठीक है, नाइदर ऑफ द कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर द जॉब, ठीक है। तो आइदर नाइदर, आइदर और नाइदर और का केस नहीं, सिंपल आइदर नाइदर का केस है। एनीवन,
anybody, anywhere, सारों की लिस्ट लिख लेना, पेपर में बहुत काम आती हैं ये चीजें। nobody, ओके, somebody लिख लिया हमने, yes, no one, no one, ऐसे अलग अलग बोला, no one, nobody, nowhere, ये रूल्स लिख लो। सॉरी इंडेफिनिट प्रोनाउंस लिख लो, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीवेयर, समवन, समबडी, समवेयर, ईच वन, आइदर, नाइदर, एनीवन, एनीबडी, एनीवेयर, नोबडी, नो वन, नोवेयर। ये जो सारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, आपके हिसाब से इनके साथ प्लूरल वर्ब लगना चाहिए कि सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए? एक बार ही सोचो, 5 मिनट ज्यादा बोल गई, 5 सेकेंड्स लगा के सोचो, क्या आना चाहिए इनके साथ, इनडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ? ओके, इनडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ क्या आना चाहिए? यस, देखो, इनडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ हमेशा क्या आता है? सिंगुलर वर्ब। हमेशा क्या आता है? सिंगुलर वर्ब। अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में बड़े बड़े इनडेफिनिट प्रोनाउंस का लिस्ट लिख लो और साथ में इसके ऊपर लिख लो सिंगुलर वर्ब, पूरे फुल लेंथ में लिख लो सिंगुलर वर्ब। इन सब के साथ आता है सिंगुलर वर्ब। मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। समवन इज कमिंग टुवर्ड्स द रूम, ठीक है। everyone is busy these days, everyone is busy these days। तो जब भी हम, अभी everyone का सबको लगेगा कि everyone मतलब सब लोग, तो प्लूरल वर्ब आएगा, ऐसा नहीं है। everyone के साथ हमेशा क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट रूल है नेम्स। कई बार ऐसा होता है कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके जैसे एक रेस्टोरेंट है द ब्रदर्स, ठीक है। एक कंपनी है ब्लैक कैट्स, एक रेस्टोरेंट है ब्लू बेकर्स, ऐसे करके, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी कोई नाम, जेम्स, जेम्स भी प्लूरल जैसा लगता है, जब भी कोई नाम प्लूरल हो, आपको जरूरी नहीं है उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाना है, आपको देखना है कि बात किस चीज की हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, यहां मैंने लिखा है द ब्रदर्स। द ब्रदर्स नाम तो प्लूरल है, लेकिन बात तो मैं सिर्फ एक रेस्टोरेंट की कर रही हूँ, एक रेस्टोरेंट की कर रही हूँ, वन रेस्टोरेंट की कर रही हूँ, ठीक है। तो वन रेस्टोरेंट के साथ क्या वर्ब लग जाएगा? सिंगुलर वर्ब। ब्लैक कैट्स नाम चाहे प्लूरल है, लेकिन मैं एक कंपनी की बात कर रही हूँ, तो क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। ब्लू बेकर्स, मैं एक ही बेकरी की बात कर रही हूँ, तब लग जाएगा सिंगुलर वर्ब। जब भी कोई नाम प्लूरल होते हैं, आपको प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है कि बात किस चीज की हो रही है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट हमारा द ब्रदर्स, एक रेस्टोरेंट है, तो ये क्या है? सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब भी क्या लग जाएगा? सिंगुलर। अगर मैं बात कर रही हूँ ब्लैक कैट्स की, तो क्या है? सिंगुलर वर्ब। कंपनी है एक ही कंपनी है, तो इसके साथ वर्ब भी लग जाएगा सिंगुलर। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। रूल लिखो, इन केस योर सेंटेंस बिगिंस विद हियर और देयर, in case your sentence begins with here or there, verb depends on the subject that follows
द वर्ब। ये रूल है, लिखो, इसके बाद मैं इसको समझाती हूँ। In case a sentence begins with here or there, verb depends on the subject that follows the verb. अब देखो ये रूल क्या कहता है, ये कहता है जैसे मैंने बोला there dash only one girl in the class। यहां पे क्या आएगा, इज आएगा कि आर आएगा, इज आएगा कि आर आएगा, बताओ, इज और आर। अपनी कॉपी में आंसर लिखो, फिर मैं बताती हूँ। यस, यहाँ पे आएगा इज। क्यों, मैंने बोला आपका सेंटेंस अगर देयर या हेयर से शुरू होता है तो वर्ब डिपेंड करता है सब्जेक्ट दैट फॉलोज द वर्ब। वर्ब के बाद आने वाले सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ क्या आएगा। अब यहाँ पे हम वन गर्ल की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे आ जाएगा इज सिंगुलर। एक और एग्जाम्पल देखे, देखो, देयर डैश 14 hurdles in the game। There dash 14 hurdles in the game, is या are? Yes, excellent, there are 14 hurdles, क्योंकि 14 hurdles क्या है, प्लूरल। तो मैंने आपको क्या बोला, वर्ब के आने बाद आने वाले सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा वर्ब कैसा होने वाला है। तो यहाँ पे आएगा 14, तो आएगा देयर आर 14 हर्डल्स इन द गेम। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है हमारा सम वर्ड्स लाइक न्यूज। अब बताओ, खबर एक हो खबर अनेक हो, उसको हम हमेशा न्यूज ही बोलते हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स का मतलब होता है किसी चीज का हेडक्वार्टर, मतलब मेन ब्रांच। अब सपोज करो सीएल है, करियर लॉन्चर की जो मेन हेड ब्रांच है वो एक ही है, हेडक्वार्टर्स, ठीक है। बाकी जो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में बनी हुई है वो होती है ब्रांचेस, वो बनी होती है ब्रांचेस। किसी भी चीज का हेडक्वार्टर्स हमेशा सिंगल ही होते हैं, हेडक्वार्टर्स मतलब सबसे टॉप वाली। तो हेडक्वार्टर नहीं होता, इट्स नेवर हेडक्वार्टर, इट इज हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स होता है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर नहीं होगा, हेडक्वार्टर्स होगा। आगे देखो, जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स देखने में प्लूरल लगता है, मैथमेटिक्स प्लूरल लगता है, सिविक्स देखने में क्या लगते हैं, प्लूरल। लेकिन इन सारे के सारे वर्ड्स के साथ, इन सारे के सारे वर्ड्स के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब। इन सब वर्ड्स के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब। ये देखने में तो प्लूरल लगते हैं, न्यूज, हेडक्वार्टर्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, लेकिन इनके साथ आता है सिंगुलर वर्ब। खबर चाहे एक हो अनेक हो, सिंगुलर वर्ब। हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स का मतलब होता है एक सिंगल हेडिंग, हेड बिल्डिंग, हेड ऑफिस समझ लो, उसके लिए आएगा सिंगुलर वर्ब। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, नाम चाहे प्लूरल है, सब्जेक्ट तो एक ही है, इसलिए सिंगुलर वर्ब। चलो आगे चलते हैं, इतना सबको क्लैरिटी है, आगे चल सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, आगे हेडिंग डालो कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन्स। हेडिंग लिखो कलेक्टिव नाउन्स की। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसका ग्रुप बन जाएगा क्लास। सोल्जर्स का ग्रुप क्या होता है, आर्मी। मेरी फैमिली मेंबर्स के ग्रुप को मैं क्या बोलती हूँ, फैमिली, ठीक है। उसी तरह से गुस्साई हुई पॉपुलेशन, बहुत सारे गुस्साई हुए लोगों को बोलती हूँ मॉब। और क्या होते हैं बताओ, आप लिखो, अपनी कॉपी में लिखो। चाबियों के गुच्छे को क्या बोलती हूँ, बंच। और बताओ, टीम, बहुत सारे जजेस मिलके बनाते हैं ज्यूरी, लोग मेंबर्स मिलके बनाते हैं कमिटी, पैनल,
बैठते हैं ना, 2-4 लोग मिलके पैनल बनाते हैं, तो इसी तरह के वर्ड्स होते हैं कलेक्टिव नाउन्स। अब मुझे सोच के बताओ, अपनी कॉपीज में लिखो, कलेक्टिव नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा कि प्लूरल वर्ब लगेगा? क्या लगेगा इन दो कलेक्टिव नाउन्स के साथ, सिंगुलर प्लूरल? आपके हिसाब से सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए कि प्लूरल वर्ब लगना चाहिए? चलो मैं बताती हूँ। यस, कलेक्टिव नाउन्स के केस में, कलेक्टिव नाउन्स के केस में क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब तब लगता है जब हम इनको वन एंटिटी की तरह लेते हैं। प्लूरल वर्ब तब लगता है जब हम इनको डिफरेंट मेंबर्स की तरह रेफर करते हैं, डिफरेंट मेंबर्स की तरफ। समझने की कोशिश करो कैसे। एक कमिटी को उठा लेते हैं, कमिटी की बात उठा लेते हैं। कमिटी has has given its report, ठीक है, द कमिटी हैज गिवन इट्स रिपोर्ट। अब जब कमिटी अपनी रिपोर्ट देती है तो वो एक एंटिटी की तरह एकजुट होके देती है, एकजुट होके देती है, एक एंटिटी की तरह देती है, वन सिंगल एंटिटी की तरह। इसलिए इसको हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब मानेंगे, सिंगुलर नाउन मानेंगे, और यहाँ पे हम इसको, इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर लगेगा। सिमिलरली अगर मैं बोलती हूँ कमिटी डैश डिवाइडेड इन ओपिनियन, जब लोग आपस में ओपिनियन में डिवाइडेड होते हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, तो वो एक एंटिटी तो है नहीं, वो एकजुट तो है ही नहीं, उनमें एकता तो है ही नहीं, वो तो लड़ रहे हैं आपस में। तो उसके लिए आ जाएगा कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, या कमिटी आर डिवाइडेड इन ओपिनियन। जब भी कलेक्टिव नाउन्स, आपको ना देखो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर में आपको सेंटेंस की फॉर्मेशन से समझ आ जाएगा कि वो एक बंदे की बात कर रहे हैं, एक कलेक्टिव नाउन को एज वन यूनिट बात कर रहे हैं कि सेपरेट यूनिट्स बात कर रहे हैं। जैसे कमिटी आर डिवाइडेड इन ओपिनियन। अब सिमिलरली देखो, जूरी डैश गिवन वर्डिक्ट। जब जूरी ने वर्डिक्ट दे दिया तो वर्डिक्ट मतलब सारे लोगों ने मिलके दिया, तो जूरी हैज गिवन वर्डिक्ट। अगर यही हो जूरी डैश डिबेटिंग heavily over this issue, तो यहाँ पे देखो अगर वो डिबेट कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ पे डिबेटिंग हैवीली मीन्स बहुत ही ज्यादा अग्रेशन से या बहुत ज्यादा प्रेशर से वो उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा जूरी आर डिबेटिंग हैवीली ऑन दिस इशू। इसका मतलब है कि जूरी के मेंबर्स आपस में अच्छे से लड़ रहे हैं, इस बात के ऊपर अच्छे से डिबेट कर रहे हैं, इस इशू के ऊपर। यहाँ पे उन्होंने मिलके एक वर्डिक्ट निकाला है, यहाँ पे वो आपस में लड़ पड़े हैं। तो जब भी कलेक्टिव नाउन्स को हम एक सिंगल एंटिटी की तरह लेंगे, सिंगल एंटिटी की तरह लेंगे तो लगेगा सिंगुलर वर्ब। अगर हम कलेक्टिव नाउन्स को मल्टीपल एंटिटीज की तरह लेंगे, मल्टीपल एंटिटीज की तरह लेंगे तो लगेगा प्लूरल वर्ब। एक और एग्जांपल देखते हैं, आर्मी डैश वेरी डिसिप्लिन, आर्मी डैश वेरी डिसिप्लिन, तो इसका आएगा आर्मी इज वेरी डिसिप्लिन, क्योंकि आर्मी हम एज वन यूनिट की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं आर्मी आर टेकिंग प्लेसेस, तब मैं ये कह रही हूँ कि जो आर्मी के मेंबर्स हैं, आर्मी सोल्जर्स हैं, वो अपनी अपनी जगह ले रहे हैं, तो मैं इनको एज वन यूनिट ना मान के डिफरेंट आर्मी मेंबर्स की बात कर रही हूँ कि वो अपनी अपनी जगह ले रहे हैं। सो आर्मी आर टेकिंग प्लेसेस। आगे चल सकते हैं इस रूल के बाद, शुड वी मूव फॉरवर्ड? चले आगे।
चलिए नेक्स्ट रूल पे बात करते हैं। नेक्स्ट रूल जो हमारा है वो है सम वर्ड्स, देखो कुछ वर्ड्स ना हमेशा बाय नेचर पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल योर सॉक्स, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आप कभी भी एक सॉक नहीं डालते, यू ऑलवेज वेयर टू सॉक्स, राइट। फिर उसके बाद ग्लव्स, ग्लव्स हमेशा आप दो ही डालते हो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में नहीं। शूज, शूज को हम ये मान के चलते हैं कि वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं कि जूते तो तुम दो ही डालोगे, जूते थोड़ा नहीं एक डालोगे। फिर कभी भी ना जो तुम जीन डालते हो ना वो जीन नहीं होता, इट्स ऑलवेज जीन्स। जो हम पैंट्स डालते हैं, ट्राउजर्स डालते हैं, वो पैंट जीन नहीं होता, वो जीन्स होता है, पैंट्स होता है, ट्राउजर्स होता है। अब जैसे चश्मा लगाते हैं तो ग्लासेस, हमेशा दो ग्लासेस लगे होते हैं, दो लेंसेज होते हैं, एक तो होता ही नहीं, ठीक है। स्पेक्टिकल्स, कभी भी स्पेक्टिकल नहीं होता, स्पेक्टिकल्स होता है क्योंकि दो चश्मे लगते हैं। हेडफोन्स, हेडफोन्स भी दो होते हैं, ठीक है। सिजर्स, सिजर्स की ना फॉर्मेशन ऐसी होती है कि दो ब्लेड लगे होते हैं जिससे कटिंग की जाती है। अगर तुम देखो सिजर्स में दो ब्लेड लगे होते हैं, उसी की वजह से कट हो पाता है, सिंगल ब्लेड से तो यू कांट इवन कट। उसके बाद फोरसेप्स, फोरसेप्स ले लो या ट्वीजर्स ले लो, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके दो लिम्स बने होते हैं। यूज दो लिम्स के बिना काम नहीं चलता, सिंगल लिम्स से हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। दूरबीन, बाइनोक्यूलर्स, इसमें भी दो लेंस लगे होते हैं। तो आप सोच के बताओ इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा कि प्लूरल वर्ब लगेगा? जो चीजें बाय डिफॉल्ट इन नेचर पेयर में एग्जिस्ट करती हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा कि प्लूरल लगेगा? सोच के बताइए। नहीं, इनके साथ हमेशा हमेशा क्या लगता है? प्लूरल वर्ब। My spectacles are lying on the table. My shoes are lying on the table. ठीक है। My glasses are broken. जब भी हम ऐसे पेयर्स की बात करेंगे तो हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगेगा। अब यहां पे तो प्लूरल वर्ब लग गया, लेकिन अगर इन्हीं वर्ड्स के आगे कभी लिखा हो अ पेयर ऑफ, अगर इन्हीं वर्ड्स के आगे लिखा हो अ पेयर ऑफ, जैसे अ पेयर ऑफ ग्लव्स, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ जीन्स, तब लग जाएगा सिंगुलर वर्ब, क्योंकि उस केस में हम एक जोड़े की बात करेंगे इंस्टेड ऑफ सॉक्स और ग्लव्स। इंस्टेड वी आर टॉकिंग अबाउट वन जोड़ा। जब भी हम अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ पैंट्स बोलेंगे तो लग जाएगा सिंगुलर वर्ब। अगर हम इन्हें बिना अ पेयर के यूज करते हैं, हेडफोन, सिजर्स, फोरसेप्स एक्सेट्रा, तो लग जाएगा प्लूरल वर्ब। अब मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। माय शूज आर लाइंग ऑन द फ्लोर। यहाँ पे हम जूतों की बात कर रहे हैं और ये ऐसे वाले वर्ड्स हैं जो बाय डिफॉल्ट हमेशा इनके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। लेकिन अगर मैं बोलूं अ पेयर ऑफ शूज, यहाँ पे मैं बात करूं एक जोड़ा जूतों का, एक जोड़ा जूतों का, तो यहाँ पे लगेगा पेयर ऑफ शूज इज लाइंग ऑन द फ्लोर, is lying on the floor, ना कि are lying on the floor. Is that okay? आगे चल सकते हैं। क्लैरिटी हो गई सबको? चले आगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे पोर्शंस की। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं ना, वो हम बात करेंगे पोर्शंस की। पोर्शंस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पोर्शंस? पोर्शंस का मतलब होता है हिस्सा। हिस्सा कैसा हो सकता है? मेजॉरिटी,
मतलब 50% से ज्यादा, हिस्सा होता है ऑल मतलब सारा, हिस्सा हो सकता है सम, हिस्सा हो सकता है 3/4, ठीक है, हिस्सा होता है हाफ, अब मैं कुछ लिख रही हूँ, इसको ध्यान से देखिए। तो ध्यान से देखिए सेंटेंसेस को। अब बताइए क्या क्या आंसर्स होंगे। मेजॉरिटी ऑफ द पाई डैश इन द फ्रिज इज के आर, इज आएगा कि आर आएगा। मेजॉरिटी ऑफ द पाई डैश इन द फ्रिज, ऑल ऑफ द पाइज इज के आर, सम ऑफ द केक इज के आर। देखो जब भी हम किसी के हिस्से की बात करते हैं, जैसे मेजॉरिटी, ऑल, सम, 3/4, हाफ, तब एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी इन हिस्सों के हिसाब से सिंगुलर प्लूरल नहीं लगता। सिंगुलर प्लूरल लगता है, डिपेंड करता है हम किस चीज के हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं बोलूं मेजॉरिटी ऑफ द पाई, एक ही पाई का मेजॉरिटी हिस्सा इज इन द फ्रिज, पाई क्या है सिंगुलर, तो लग जाएगा इज। ऑल ऑफ द पाइज आर इन द फ्रिज, सम ऑफ द केक इज इन द फ्रिज, क्योंकि केक क्या है सिंगुलर, केक के हिस्से की बात की जा रही है तो लग जाएगा इज। 3/4 ऑफ द केक्स, क्या आंसर होगा इसका? 3/4 ऑफ द केक्स आर इन द फ्रिज, क्योंकि केक्स क्या है प्लूरल, और प्लूरल के हिस्से की बात की जा रही है, इसलिए आ जाएगा 3/4 ऑफ 3/4 ऑफ द केक्स आर इन द फ्रिज। हाफ ऑफ द केक इज इन द फ्रिज, क्योंकि यहाँ पे केक क्या है सिंगुलर। जब भी हम पोर्शंस की बात करते हैं तो पोर्शंस के टाइम पे डिपेंड करता है कि किस चीज के पोर्शन की बात कर रहे हैं। पाई सिंगुलर है, पाइस प्लूरल है तो आर आ जाएगा, केक सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, ठीक है। जिस चीज के हिस्से के बारे में बात करी जाती है उसके हिसाब से डिसाइड होता है सिंगुलर वर्ब लगेगा कि प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। लिखिए, अगर आपके सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा नाउन्स हैं या प्रोनाउंस हैं, दे आर कनेक्टेड बाय वर्ड्स लाइक as well as, along with, together with, लिख लो साथ साथ, including, as well as, along with, together with, including, besides, like, unlike। जब भी आपके किसी सेंटेंस में दो नाउन्स या प्रोनाउंस एज वेल एज, टुगेदर विद, इंक्लूडिंग, बिसाइड्स, ठीक है, लाइक अनलाइक जैसे वर्ड से जुड़ा होता है, सो योर वर्ब डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट दैट is at the first position. Your verb depends on the subject that is at the first position. इस रूल को मैं 30 सेकेंड्स दे रही हूँ, इस रूल को लिखो और फिर मैं आपको समझाती हूँ। इस रूल को लिखो और फिर हम समझते हैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ओके, इफ यू डन, चलिए आगे चलते हैं। देखो,
मैंने बोला द प्राइम मिनिस्टर along with his ministers, the prime minister along with his ministers dash arrived. अब बताइए इसमें क्या आएगा, हैज अराइव्ड के हैव अराइव्ड? यस, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट 1 है प्राइम मिनिस्टर, सब्जेक्ट 2 है हिज मिनिस्टर्स एंड दे आर जॉइंड विद अलोंग विद, मैंने आपको लिस्ट लिखवाई है ना। तो इस केस में जो हमारा वर्ब है दैट विल डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट दैट कम्स फर्स्ट। तो प्राइम मिनिस्टर पहले आ रहे हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या है सिंगुलर, तो लग जाएगा हैज। अगर ये सेंटेंस उल्टा होता, द मिनिस्टर्स including the prime minister dash arrived। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, सब्जेक्ट 1 है मिनिस्टर, सब्जेक्ट 2 है प्राइम मिनिस्टर, जुड़े हैं किससे, इंक्लूडिंग से। तो सब्जेक्ट 1 के हिसाब से हमारा लग जाएगा वर्ब, तो आ जाएगा हैव अराइव्ड। इज दैट ओके? इतना क्लैरिटी है तो आगे चल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिख के देती हूँ। अ पिंच ऑफ सॉल्ट डैश टू बी एडेड। अ पिंच ऑफ सॉल्ट इज डैश टू बी एडेड, यहाँ पे क्या आएगा, इज आर। इज क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे एक चुटकी नमक की बात कर रही हूँ, एक चुटकी नमक की। एक चुटकी मतलब सिंगुलर, एक चुटकी मतलब सिंगुलर, तो आ जाएगा इज टू बी एडेड। अ बुके ऑफ फ्लावर्स डैश स्प्रेडिंग फ्रेग्रेंस is are। A bouquet of flowers dash spreading fragrance। is spreading fragrance, क्यों? नो 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 नो, आर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा is। क्यों? यहाँ पे एक बुके की, एक गुलदस्ते की बात कर रही हूँ, एक गुलदस्ता फूलों का अपनी खुशबू फैला रहा है, तो मैं यहाँ पे वन सिंगल बुके की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे ध्यान देना है कि किस चीज की बात हो रही है। अ बुके मीन्स वन सिंगल बुके ऑफ फ्लावर्स इज स्प्रेडिंग इट्स फ्रेग्रेंस। चलो आगे चलते हैं, आगे लिखो अ नंबर ऑफ डांसर्स dash coming to the party। The number of dancers dash coming to the party। अब बताओ किस में इज आएगा और किस में आर आएगा? दोनों में भी इज आ सकता है, दोनों में आर आ सकता है, सोचो। देखो जब भी हम बात करते हैं अ नंबर ऑफ सम नाउन, तब हमेशा क्या लगता है, प्लूरल वर्ब। अ नंबर ऑफ डांसर्स आर कमिंग टू द पार्टी मतलब कुछ अच्छा, गुड अमाउंट ऑफ डांसर्स आर कमिंग टू द पार्टी। द नंबर ऑफ डांसर्स का मतलब है मैं किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ डांसर्स की बात कर रही हूँ, स्पेसिफिक नंबर ऑफ डांसर्स की बात कर रही हूँ, तो लगेगा द नंबर ऑफ डांसर्स इज कमिंग टू द पार्टी। जब भी मैं अ नंबर ऑफ डांसर्स, जब भी कोई चीज अ नंबर ऑफ प्लस नाउन के फॉर्मेट में है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। सिमिलरली कोई भी चीज द नंबर ऑफ प्लस नाउन के फॉर्मेट में है
तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक नंबर या एक डेफिनेट नंबर की बात कर रही हूँ, एक डेफिनेट नंबर ऑफ डांसर्स की बात कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पे लगेगा इज या सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब मैं फिर से एग्जाम्पल देके बताती हूँ। अ नंबर ऑफ people डैश क्रिकेट, वॉच आएगा कि वॉचेस आएगा, वॉच आएगा कि वॉचेस आएगा? नहीं, यहाँ पे आएगा वॉच, क्योंकि मैंने क्या बोला है, अ नंबर के साथ क्या लगता है, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब में एस नहीं आता, सिंगल विदाउट एस आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा अ नंबर ऑफ पीपल वॉच क्रिकेट। अगर मैं यही बोलूं द नंबर ऑफ पीपल डैश क्रिकेट, तो क्या आएगा, वॉच आएगा, वॉचेस आएगा? द नंबर ऑफ पीपल डैश क्रिकेट, यहाँ पे आ जाएगा वॉचेस। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक डेफिनेट नंबर की बात कर रही हूँ, और स्पेसिफिक डेफिनेट के साथ क्या लग जाता है, सिंगुलर वर्ब, और अ नंबर ऑफ के केस में क्या लग जाता है, प्लूरल वर्ब। इतनी क्लैरिटी है, इतनी क्लैरिटी है। चले आगे, एक और सेंटेंस लिख रही हूँ। द नंबर ऑफ डेज इन फेब्रुअरी डैश 28, क्या आएगा यहाँ पे, इज आएगा कि आर आएगा? यस, इज आएगा। क्यों? क्योंकि मैं स्पेसिफिक नंबर की बात कर रही हूँ, द नंबर ऑफ डेज की बात कर रही हूँ, सो आ जाएगा इज। चलिए, लास्ट रूल फॉर द डे, लास्ट रूल पे चलते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में मैं करती हूँ इमेजिनेशन या विशफुल थिंकिंग या कोई विश अपनी सोचती हूँ, कोई अपनी विश के बारे में सोचती हूँ, तब हमेशा सिंगुलर वर्ब की जगह लग जाता है प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल देखो, आई विश आई डैश अ प्रिंसेस, क्या लगेगा यहाँ पे, वॉज के वर? आई विश आई डैश अ प्रिंसेस, वॉज लगेगा कि वर लगेगा? यस, क्योंकि मैंने क्या बोला, जब भी हम कुछ विश करते हैं या इमेजिनेशन करते हैं, तब सिंगुलर वर्ब की जगह लग जाता है प्लूरल। नॉर्मल केस में लिखता आई विश आई वॉज अ प्रिंसेस, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विश, तो आ जाएगा आई विश आई वर अ प्रिंसेस। अब देखो, इफ आई डैश द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हैव बिल्ट अ लॉट ऑफ ब्रिजेस, तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर। यस, यहाँ पे भी वर आएगा, क्योंकि यहाँ पे विश प्लस इमेजिनेशन हो रही है। फिर से देखते हैं, आई विश इट डैश रेनिंग, वॉज के वर? आई विश इट डैश रेनिंग, यस, आई विश इट वर रेनिंग। एक्सीलेंट। सो अभी हमारा ये जो टॉपिक है ये कवर हो गया है, जितना आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड था सारे के सारे हमने रूल्स कवर कर लिए। देखो, अगर कभी भी कोई भी रूल अप्लाई ना होता हो आपके पेपर में, आपको ना समझ आए कि क्या करना है, सिंपल बेसिक रूल पे आ जाना, जस्ट लुक फॉर योर सब्जेक्ट, कौन काम कर रहा है। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर कर देना, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल कर देना। इफ योर सेंटेंस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड नन ऑफ द रूल्स अप्लाई, ठीक है, नन ऑफ द रूल्स अप्लाई, तो क्या करोगे आप,
आप ये करोगे कि आप सब्जेक्ट की खोज करोगे, तुक्के नहीं मारोगे, वाइल्ड गेसेस नहीं मारोगे, आप सब्जेक्ट की खोज करोगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर कर दोगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल कर दोगे। अब हम इस क्लास के नेक्स्ट सेगमेंट में क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लास शीट। ओके, इन द नेक्स्ट सेगमेंट वी आर गोइंग टू discuss the class. Okay everyone, let's begin with last section, part of our class, that is the class sheet, the practice questions that we're supposed to do. Okay, question number one says, Annie and her brothers dash at school. Annie subject 1 है, her brothers subject 2 and they are connected by and. तो क्या होगा, Annie and her brothers are at school because Annie plus brothers बनाते हैं plural subject और हमारा यहाँ पे verb भी क्या हो जाएगा, plural. नेक्स्ट है आइदर माई मदर और माई फादर डैश कमिंग टू द मीटिंग. और आइदर और के केस में क्या बताया था, द सब्जेक्ट दैट इज क्लोजर टू द वर्ब. तो माई फादर इज सिंगुलर, सो आइदर माई मदर और माई फादर इज कमिंग टू द मीटिंग. द डॉग और द कैट्स डैश आउटसाइड. अब देखो आइदर और, नाइदर नॉर और सिंपली और के केस में क्या होता है, द सब्जेक्ट दैट इज क्लोजर टू वर्ब. तो आएगा द कैट्स आर आउटसाइड. आइदर माई शूज और योर कोट ऑलवेज ऑन द फ्लोर. सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2. यहाँ पे क्या आएगा, कोट क्या है, सिंगुलर. कोट क्या है, सिंगुलर. आइदर माई शूज और योर कोट इज ऑलवेज ऑन द फ्लोर. George and Tamara dash want to see the movie. George and Tamara मिलके क्या बना रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट. George and Tamara मिलके बना रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट. तो क्या आ जाएगा, don't. doesn't क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें es है और आपको पता है es वाला वर्ब तब लगता है जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है. Benito does not know the answer. Benito सिंगल सब्जेक्ट है तो क्या लग जाएगा, does not know the answer. Next question number 7. One of my sisters dash going on a trip to France. अब देखो यहाँ पे देखो, sisters यहाँ पे प्लूरल है, sisters यहाँ पे क्या है, प्लूरल. लेकिन one of my sisters का क्या मतलब होता है कि मेरी सारी सिस्टर्स में से एक सिस्टर, मेरी सारी सिस्टर्स में से एक सिस्टर. तो यहाँ पे क्या होगा, वन ऑफ माई सिस्टर्स इज गोइंग ऑन अ ट्रिप टू फ्रांस. मेरी सारी सिस्टर्स में से एक सिस्टर ट्रिप पे जा रही है फ्रांस को. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. द मैन विद ऑल द बर्ड्स डैश ऑन माई स्ट्रीट. यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है मैन. द मैन along with, वही वाली लाइन आ गई ना, along with. तो यहाँ पे सब्जेक्ट 1 है मैन, सब्जेक्ट 2 है बर्ड्स. तो मैंने क्या कहा था, इस केस में जहाँ पे along with, including, as well as, besides आएगा, वहां पे सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंगली वर्ब लगेगा. तो द मैन इज सिंगुलर तो आएगा द मैन विद ऑल द बर्ड्स लिव्स ऑन माई स्ट्रीट. नेक्स्ट है द movie including all previews. The movie including all the previews. The movie subject 1, preview subject 2. और किससे जुड़े हैं, इंक्लूडिंग. तो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंगली वर्ब चलेगा. The movie including all the previews takes about 2 hours to watch, क्योंकि मूवी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर. The players as well as the captain dash to win. अब प्लेयर सब्जेक्ट 1 है, कैप्टन सब्जेक्ट 2 है, जुड़े हैं एज वेल एज से. एज वेल एज का केस तुम्हें याद है, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंगली लगेगा तो बन जाएगा द प्लेयर्स वांट टू विन. वांट क्यों, सब प्लेयर्स हैं प्लूरल. नेक्स्ट,
आइदर आंसर डैश एक्सेप्टेबल, मैंने आपको करवाया था इनडेफिनेट प्रोनाउंस के अंदर कि जब भी इनडेफिनेट प्रोनाउंस मैंने क्या करवाया था, जब भी जब भी आइदर यूज करते हैं तो हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब। आइदर के क्या साथ लगता है, सिंगुलर वर्ब, तो लगेगा आइदर आंसर इज एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट है एवरी वन ऑफ दोज बुक्स डैश फिक्शन। एवरी वन के साथ, ईच वन के साथ याद करो क्या लगता है, एवरी वन, ईच वन, इन सब के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब। तो एवरी वन ऑफ दोज बुक्स इज फिक्शन, एवरी वन ऑफ दोज बुक्स इज फिक्शन। नेक्स्ट, नोबडी डैश द ट्रबल आई हैव सीन। नोबडी यहाँ पे क्या है, नोबडी है इनडेफिनेट प्रोनाउन, नोबडी है इनडेफिनेट प्रोनाउन, और आपको बताया था इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब। तो नोबडी नोज द ट्रबल आई हैव सीन। ओके, डैश द न्यूज ऑन एट 5 और 6। अब आपको स्पेसिफिक रूल करवाया गया था जो न्यूज के केस में कि न्यूज हमेशा हमेशा सिंगुलर ही होती है, तो ये आएगा इज द न्यूज एट 5 और 6। तो इज द न्यूज एट 5 और 6। मैथमेटिक्स डैश जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट, सिविक्स डैश एंड्रियाज फेवरेट सब्जेक्ट। और हमें ये बात पता है कि मैथमेटिक्स चाहे पढ़ने में प्लूरल हो, सिविक्स चाहे पढ़ने में प्लूरल हो, लेकिन इनके साथ हमेशा वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल सब्जेक्ट्स। सो मैथमेटिक्स इज जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट while civics is Andrea's favorite subject. Next is $8 dash the price money of these movies. अब देखो $8 जो पैसे हैं हमने ये इकट्ठे पे करने हैं, क्या हमने एक एक डॉलर करके पे करना है, यहाँ पे भी कलेक्टिव नाउन वाला ही रूल यूज होगा कि यहाँ पे $8 एज वन एंटिटी हम मान रहे हैं कि $8 इकट्ठे मिलके मूवी का प्राइस बना रही है। सो यहाँ पे आ जाएगा $8 इज द प्राइस ऑफ द मूवी, कलेक्टिव नाउन्स वाला रूल ही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। आर द ट्वीजर्स इन दिस डोर, क्योंकि ट्वीजर्स क्या है, बाय डिफॉल्ट प्लूरल, ये बाय नेचर इन पेयर एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे आर द ट्वीजर्स इन दिस डोर आ जाएगा। योर पैंट्स डैश एट द क्लीनर्स, योर पैंट्स आर एट द क्लीनर्स, क्योंकि पैंट्स, शॉर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर्स एक्सेट्रा हमें पता है इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगेगा अनलेस दे अ पेयर ऑफ इनके साथ ज्वाइंट हो। अगर अ पेयर ऑफ नहीं होगा तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगेगा। देयर डैश 15 कैंडीज इन दैट बैग, नाउ देयर डैश ओनली वन लेफ्ट। नाउ देयर 15 क्या है, प्लूरल, देयर वर 15 कैंडीज इन दैट बैग, नाउ देयर इज ओनली वन लेफ्ट। अब आपको याद करो ये बात मैंने बारी बारी बताई है कि देयर और देयर के केस में जब भी हमें वर्ब लगाना है, द वर्ब डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट दैट कम्स आफ्टर द वर्ब। सो यहाँ पे 15 कैंडीज है, प्लूरल है तो वर आ जाएगा, यहाँ पे 1 कैंडी है तो इज आ जाएगा। द कमिटी डैश दीज क्वेश्चंस केयरफुली। अब देखो जो मैंने आपको क्लास में एग्जाम्पल दिया था ना, वो था डिबेटिंग अग्रेसिवली, डिबेटिंग फाइटिंग, लाइक दे आर फाइटिंग एंड डिबेटिंग। यहाँ पे केयरफुली है, यहाँ पे कहीं पे भी आपको ये नहीं पता लग रहा कि वो आपस में लड़ रहे हैं, इनफैक्ट ये पता लग रहा है कि वो केयरफुली इस चीज को डिबेट कर रहे हैं। तो द कमिटी डिबेट्स दीज क्वेश्चंस केयरफुली आएगा, ना कि डिबेट, डिबेट्स आएगा, क्योंकि वो एक वन एंटिटी होके केयरफुली इस चीज की बात कर रही है। अगर तो मैं बोलती द कमिटी इज डिवाइडेड, या सॉरी द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है, ऑन दीज क्वेश्चंस, तो तब वहां पे आ जाते कि कमिटी मेंबर्स आपस में लड़े हुए हैं, वो एक तरह से एकजुट की तरह काम नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे कमिटी क्या है,
एक एंटिटी की तरह काम कर रही है, केयरफुली उसको डिबेट कर रही है. सो द कमिटी डिबेट्स दीज क्वेश्चंस केयरफुली. सो दीज आर योर क्वेश्चंस फॉर द क्लास, एंड इन्हीं के बेसिस पे देयर इज अनदर शीट एज होमवर्क. तो आप लोग वो शीट्स को प्लीज सॉल्व करना, और आपको एक्सप्लेनेशंस भी उसके साथ मिल जाएंगी. अदरवाइज आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए. लास्ट एक चीज जो हमेशा याद रखनी है, जब भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता. यू जस्ट हैव टू फोकस व्हाट इज द सब्जेक्ट, और उसके अकॉर्डिंगली आप वर्ब लगा देना. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग. और कोशिश करना ये रूल्स को बारी बारी रिवाइज करो ताकि आपको दिमाग में अच्छी तरह से रजिस्टर हो जाए. थैंक यू एवरीवन. हैव अ गुड टाइम. हैव अ गुड डे.